खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको लगातार खबरों में दिखाता हूं किस तरीके से बेरोज़गारी अपने चरम पर है। इसको देखते हुए सरकार लाख दावे करती है, इसके बावजूद बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होती है। मगर ऐसे में बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कई एनजीओ मुहैया है और जो सक्रिय है। तो मेरे साथ में डीवीएम एनजीओ के जो फाउंडर है परमजीत सिंह सर हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से डीवीएम के माध्यम से ये लोगों को रोज़गार देते हैं, क्योंकि रोज़गार, एजुकेशन और एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं मगर ग्राउंड पे किस तरीके से पूरे सक्रिय है ये। सर डीवीएम आपने क्यों खोला, इसका गोल क्या है पहले बताइए। हम ये मानते हैं कि जो अगर लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है तो उसका एक ही तरीका है कि उनको एम्पावर किया जाए। तो हमने ये जो अपना मुद्दा बनाया कि हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं लोगों को, तो हमने माना कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से ही हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे डीबीएम का जो हमारा मेन लोगो है उसमें ये लिखा हुआ है कि 3E, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और एम्पावरमेंट। तो हम उनको पढ़ा के और उनको जॉब दिला के ही उनको गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी मिशन पे हम पिछले 17 साल से काम कर रहे हैं और हमारा जो एम है, हम स्लम में काम करते हैं, स्लम्स के बच्चों के साथ जो अंडर सर्व्ड है, जहाँ जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि जो पैसे वाले वो कहीं से पढ़ सकते हैं। हम इन चाहते हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो लड़कियां नहीं काम कर पाती, उनको हम हेल्प करते हैं। इसी उसमें हमने पूरे बॉम्बे के सारे स्लम्स का सर्वे किया और पाया कि एम वार्ड सबसे नीडी यहाँ पे वार्ड है और इसीलिए हमने यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे 2 वर्टिकल्स हैं, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन में हम स्कूलों के साथ काम करते हैं, जो स्कूल यहाँ पे स्लम्स के अंदर छोटे छोटे स्कूल हैं और जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी मदद करते हैं। हम इन सब स्कूल में मिड डे मील भी देते हैं, 2000 बच्चों को रोज़ खाना खिलाते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं। और जो बच्चे स्कूलों के बाद 11-12 के बाद आगे जाना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक यहाँ पर एम पावर सेंटर है, जो हम टिस के साथ, टाटा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर चला रहे हैं। वहाँ पे 11th के बाद से उनको कोई भी पढ़ाई करनी है, चाहे वो एमकॉम करना हो, बीकॉम करना है या कोई भी बीएससी करना, हर तरह की बुक्स वहाँ फ्री में अवेलेबल रहती हैं। और उसके अलावा उनको कोई भी कॉम्पिटिशन देना है तो वो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कराते हैं, चाहे एमपीएससी है, यूपीएससी है। तो वहाँ से हमारे बच्चे उस लाइब्रेरी से पढ़ के इस एरिया से करीब 35 बच्चे इस समय एमपीएससी में निकल चुके हैं। कैन यू इमेजिन करेंगे आप, 35 बच्चे इस एरिया से, पहले एक भी बच्चा नहीं था। और इस साल जो लास्ट ईयर जो हमारा 24-25 का साल था, सबसे सक्सेसफुल ईयर है, जहाँ पहली लड़की इस पूरे एरिया से सीए बनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी इस पूरे एरिया से। और एक बच्चा जो है वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को क्वालिफाई किया, यूपीएससी का। तो ये हमारी बहुत उपलब्धियाँ। और एक लड़की तो अभी सिविल सर्विसेज का भी उसने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू के लिए गई हुई है। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो इस एरिया की पहली आईएएस ऑफिसर होगी वो। तो ये सब हमारा मतलब पूरा इस एरिया में कोई भी एजुकेशन की नीड है हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, जो नहीं पढ़ पाए या जो अभी जॉब करना चाहते हैं, उनको हम स्किल सिखा के जॉब दिलवाते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाते हैं और जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब दिलवाते हैं। तो हमारे 5 ट्रेनिंग सेंटर है, स्किल सेंटर हैं। यहाँ पे बच्चे अलग अलग तरह के कोर्स है जो कर सकते हैं, जैसे कि पैरा नर्सिंग कोर्स है, प्री प्राइमरी टीचर कोर्स है, बैंकिंग कोर्स है, कॉल सेंटर जॉब्स के लिए कोर्स है, वेयर हाउसिंग एसोसिएट कोर्स है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज उनको करके हम लोग जॉब पे लगाते हैं। सर सबसे अहम सवाल ये रहेगा, आपने सिविल सर्विस की बात की, तो इस इलाके में लोगों की मानसिकता तो ये है कि हम कितना भी पढ़ लें मगर हम सिविल सर्विस नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ जो कोटे के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से बात आती है और साथ साथ में जब पैसे की बात आती है, क्योंकि सिविल सर्विस के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ योगदान देते हैं? सही बात है। जब हमने यहाँ पे शुरू किया तो यहाँ के बच्चे एस्पायर ही नहीं करते थे, ड्रीम भी नहीं करते थे कि हम ये सब कर सकते हैं। और इसीलिए 2017 में इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जब देखा कि इस एरिया में सिर्फ 3% बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट को बोला कि आप कुछ करिए इस एरिया के में, हायर एजुकेशन में हेल्प करिए। क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे एनजीओ 1 to 10 तक मदद कर देते हैं, 10th के बाद नहीं पढ़ा पाते। तो टिस ने इनफैक्ट हमको अप्रोच किया और हम और टिस ने मिलकर ये तय किया कि इस एरिया में हायर एजुकेशन को बढ़ाना है, बच्चों को ये ड्रीम दिखाना है कि वो कर सकते हैं। तो हमको 7 साल लगे, 2017 से हम कर रहे हैं। आज ये जो हमारा एजुकेशन सेंटर है वो 2017 में खुला था। आज 7 साल में इस एरिया में 3% से 4.5% लोग अब हायर एजुकेशन करते हैं, 1.5% बढ़ गए। और अब उनमें ये जब बताया 35 बच्चे जब एमपीएससी निकले, उनको भी अब बिलीव आ गया कि हम भी कर सकते हैं।
तो इसलिए अब आप देखेंगे वहाँ बच्चे आते हैं सुबह 8 बजे से 8 बजे तक बैठे रहते हैं। हमारा सेंटर 8 से 8 खुलता है, पूरा टाइम बैठ के इतना तल्लीनता से पढ़ते हैं। वहाँ उनको इंटरनेट फ्री दिया हुआ है, लैपटॉप दिए हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। वो हर तरह की सुविधा की है, क्योंकि उनके घरों में ऐसी ना वो किताबें इतनी महंगी अफोर्ड कर सकते हैं, ना उनके घरों में जगह होती पढ़ने के लिए। तो एक दूसरे को देख के काफ़ी हुआ है। फिर इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जितने कॉमर्स के बच्चे उनका एक अलग ग्रुप बना देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो लोग, तो एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है। तो इस अब देखेंगे इस एरिया में काफ़ी लोग एस्पायर करने लगे हैं कि हम कर सकते हैं, जो पहले लगता था कि नहीं कर सकते, और इनको देख के लगता है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसे हुआ कि पहले लड़कियों को लगता था कि नहीं हम जॉब नहीं कर पाएंगे, इस एरिया से बाहर नहीं जा पाएंगे, हमको मिलेगा नहीं। लेकिन जब पहली लड़की हमारी पैरा नर्सिंग में सेलेक्ट हुई, जब वो जॉब करने हॉस्पिटल गई, जब वाइट कोट पहन के वापस आई, तो पूरी कम्युनिटी में उसको रिस्पेक्ट मिली, और बाकी बच्चियाँ भी जो आसपास थी वो भी मोटिवेट हुई कि हम भी ये कर सकते हैं, जब ये कर सकती है। सर, अगर आप बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो मैं इस एरिया का कई ऐसा न्यूज़ कवर किया हूँ जहाँ पर लोगों की ये मानसिकता है कि रोज़गार हमको नहीं मिलता है। कई पढ़े लिखे बच्चे से मेरी बात हुई तो रोज़गार नहीं मिलता है, जिससे लेकिन उनको जॉब चाहिए रहता है। तो मैं देखा उसमें कई लोग डिलीवरी में काम करते हैं, अलग अलग उसमें काम करते हैं। तो ऐसे में आप इस पर किस तरीके से वर्कआउट करते हैं और किस तरीके से लोगों को जॉब दिलाते हैं, बताइए। हमने जब ये शुरू किया तो हमने पाया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उससे खाली जॉब नहीं मिलने वाला है। खाली आपने बीकॉम भी कर लिया, बीए भी कर लिया, उससे जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आपके उसको स्पेशल स्किल नहीं होगी। इसीलिए हमने स्किलिंग पे शुरुआत की। हम स्कूल में भी जब हम पढ़ा रहे हैं अभी आजकल के जो स्किल किया है, तो वहाँ पर भी हम शुरू से बच्चों को स्किल सिखाते हैं, क्योंकि बिना स्किल के आजकल जॉब नहीं मिलेगा। तो हम बच्चों को, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं हम लोग, यहाँ एक टिंकरिंग लैब हमारा है, तो इसमें हम बच्चों को अलग अलग स्कूल लेवल से ही सिखाना शुरू कर दिया स्किल। क्योंकि जो बच्चे पहले वाले सफ़र कर रहे हैं 18 के ऊपर वाले जो हैं, जिनको जॉब नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कोई स्किल सीखी नहीं, तो ये बच्चों को प्रॉब्लम ना है। तो अभी जितने स्कूल अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ शुरू से हम वोकेशनल स्किल भी सिखा रहे हैं, उनको इंग्लिश भी उनकी इम्प्रूव करते हैं, उनके वहाँ लाइफ स्किल सिखाते हैं, सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं। तो ये सब पहले नहीं था, तो इसीलिए बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। तो जो बच्चे हमारे सेंटर पे आते हैं जॉब के लिए, उनको हम लोग ये सब स्किल सिखाते हैं और उनको जॉब में, ऐसे अदरवाइज जॉब नहीं मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, जॉब्स बहुत है इंडिया में, लेकिन करने वाले नहीं, क्योंकि उनके वो स्किल नहीं है, ना इंग्लिश बोल पाते हैं, ना उनके वो स्किल नहीं है। तो हम लोग ने स्किल के ऊपर काम करना शुरू किया, और पिछले 17 साल में हमने 20,000 बच्चों को, इस एरिया के बच्चों को अलग अलग जॉब्स पे लगवाया, जो मिनिमम 17,000 से लेकर 27,000 50,000 रुपये तक कमा रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब साल भर में आप 1,500 से ज़्यादा बच्चे लोगों को जॉब पे लगवा रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जो आप अभी एक नया कोर्स ला रहे हैं CRM, वो क्या कोर्स है, किस तरीके से उसमें जॉब मिलेगा, वो बताइए। नहीं, हमने जैसे पाया कि ये सब जो काफ़ी सारे स्किल्स हैं, टीचिंग वाला कोर्स है, पैरानर्जी, ये बड़े स्पेसिफिक स्किल्स हैं, उसमें उसी सेक्टर में काम मिलता है। कई बच्चे क्या होता है, कोर्स ज्वाइन करने के बाद उनको इंटरेस्ट नहीं होता कि हमें इसमें काम करना है। तो एक जनरल कोर्स हमने स्टार्ट किया, ये जो लेटेस्ट कोर्स है 1 अप्रैल से लॉन्च किया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें फ़ायदा ये है कि बच्चा किसी भी सेक्टर में काम कर सकता है। आज हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई डॉक्टर का फ्रंट ऑफिस हो, या हॉस्पिटल में, या इवन एक CA के ऑफिस में, या ब्यूटी पार्लर में, हर जगह एक आदमी चाहिए रिसेप्शन पे काम करने के लिए। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। इतने अभी हमने कोर्स लॉन्च किया ऑलरेडी, हमारे पास जो हमारे पुराने जो टाइप है, हमारे जो HR वाले, वो बोलते हैं आप बच्चों को दीजिए, हम सब जॉब इमीडिएटली मिल जाएगा। तो हमने ये सोच के कोर्स लॉन्च किया कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, और खासकर जैसे कि एक सेक्टर में कन्फाइंड नहीं रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल हमारा टारगेट है 200 बच्चों को इसमें ट्रेन करने का, तो इन सबको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। सर, बच्चों लोगों से क्या कुछ चार्ज लिया जाए, सिविल सर्विस का या दूसरा अन्य कोर्स जो आप कराते हैं, या जो भी स्किल आप सिखाते हैं, उसका क्या चार्ज लेते हैं आप? ये सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट फ्री हैं। हम उनको फ्री इसलिए नहीं करते, एक टोकन अमाउंट लेते हैं ताकि उनको भी ना लगे कि बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो जैसे आपने बोला कि जो सिविल सर्विसेज वाला हमारा सेंटर है, वहाँ सिर्फ उनको 50 रुपये महीना देना पड़ता है। या जैसे ये CRM कोर्स है, हम एक बच्चे के ऊपर 25,000 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन हम उनसे 1,500 रुपये या 500 रुपये, 1,000 रुपये ऐसे एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लेते हैं, ताकि उनको भी लगे उन्होंने कुछ दिया, और देने से बच्चे को भी एक फीलिंग आती है कि मैंने इन्वेस्ट किया है, तो मुझे अच्छे से कोर्स करना है। मतलब लोगों से क्या अपील रही है आपकी? देखिए, ये सब हम जो कोर्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली कि हम अपने डिपेंड करते हैं, डोनर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, एक एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं। तो हम ये चाहते हैं समाज आगे आए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, कोई भी देश बड़ा नहीं बन सकता जब तक सारे सिटीजन मिल के ना काम करें। तो हम सबको क्या करना है, जैसे ईच वन टीच वन वाली फिलॉसफी है कि आगे आएँ, इन सब बच्चों को सब, अगर वो हमको मदद करेंगे, आज हम 1500 लड़कियों को ट्रेन कर पा रहे हैं, कल हम 2,000 2,500 भी कर सकते हैं। तो मैं अपील करूँगा सारे लोगों से, इंडियन से, जो कि हम लोग एक एक
बच्चे को अडॉप्ट करें, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए खर्च करें। बहुत ज़्यादा नहीं खर्च होता, जितना हम एक बार अपनी फैमिली की आउटिंग में खर्च करें उतने में एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं वो आगे आएंगे और हमको मदद करेंगे ताकि हम और बच्चों को पढ़ा पाएँ और ट्रेन कर पाएँ। डीबीएम के ट्रस्टी फरीन मैडम भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्योंकि ख़ास करके जिस इलाके में ये काम करते हैं यहाँ पर महिलाओं की काफ़ी समस्या है जिनका समाधान निकालने में बहुत योगदान फरीन मैम का भी है। फरीन मैम से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से डीबीएम के माध्यम से ये जो इनका टिंकर लैब है यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है मुंबई टीवी में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महिलाओं का यहाँ पर क्या क्या समस्या है और आप किस तरीके से उनका समाधान निकालते हैं आपके इस डीबीएम के जरिए। सबसे पहले मुंबई टीवी वालों के लिए नमस्कार। डीबीएम इंडिया से आप लोग आए हमको ढूंढते हुए और आप हमारे एनजीओ को कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच पूरी टीम को। तो जहाँ पे लेते हुए एम वार्ड, आपको पता है कि मुंबई में काफ़ी वार्ड्स हैं, तो एम वार्ड जो है यहाँ पे मुंबई का सबसे पुअर वार्ड माना जाता है, जिसका 20 लाख पॉपुलेशन है और यहाँ पे 256 स्लम्स हैं। अगर आप स्टेटिस्टिक्स में देखोगे तो 256 स्लम्स है। 20 लाख की जो आबादी है, तो अगर आप मोटा मोटा गिन लो तो हाफ विमेन होगी और काफ़ी यहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन है जिन्होंने अपने गांव से बेच के या दूसरे शहरों से रोज़गार के लिए बॉम्बे शहर में आए हैं। बॉम्बे शहर आपको पता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव शहर है। यहाँ पे एक आदमी की कमाई से कुछ भी नहीं होता। आपको पता है कि खोली का रेंट यहाँ पे 6,000 से लेके 12-14 हज़ार तक जाता है और पूरे परिवार में कम से कम 6 से 8 सदस्य रहते। 3 बच्चे होते, माँ बाप होते, उनके भी माँ बाप होते। तो जनरली यहाँ के जो सीन है, अगर आप कोई भी स्लम के रूम में जाके देखोगे तो एक 8x8 की खोली में इतने लोग रहते। अगेन बॉम्बे में आपको पता है कि खाना पीना कितना महंगा है, तो यहाँ जो आते वो काफ़ी जो पेरेंट्स आते वो अनपढ़ है, एक ख्वाब लेके कि उनके बच्चे यहाँ आके कुछ बन जाएंगे। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर रहते, वेजिटेबल सेलर रहते, कोई और भंगार का काम करते, हाथ गाड़ी का काम करते या मच्छी वाली बाज़ार में काम करते। तो कई ऐसे जॉब्स हैं जिसको प्रोफेशनल लेबर नहीं कहते, जिनके पास कोई ना मेडिकल क्लेम होता है ना कोई चीज़ ऐसी होती। तो यहाँ दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग रहते, सैनिटेशन पुअर है, तो इससे यहाँ के बच्चे भी काफ़ी बीमार होते और बड़े लोग भी बीमार होते। तो घर की आधी आमदनी तो बीमारी को सॉल्व करने में चली जाती है। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है यहाँ का एम वार्ड का, और इसीलिए हमने इस वार्ड में काम करने का सोचा। तो अभी नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि यहाँ पे हम क्यों काम कर रहे हैं। हम लोग इसलिए यहाँ पे काम कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलता। हमारे खुद के घरों में भी ऐसे लगता है कि अगर 2 लोग कमाएंगे तो घर ज़्यादा अच्छे से चल पाता है। तो इसीलिए हम औरतों के पढ़ने लिखने पे हम काम कर रहे हैं। औरतें अगर पढ़ेगी लिखेगी तो कहा जाता है कि एक पूरा परिवार पढ़ लिख जाता है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी फोकस करते। और हम ऐसे जॉब्स औरतों को प्रोवाइड करते क्योंकि हमको पता है कि यहाँ का माहौल कैसा है। लड़कियाँ अपने घर से दूर नहीं जा सकती। जब हमने पहला सेंटर गुवंडी में खोला तो 1 साल हमारे सेंटर पे सिर्फ 2 महिलाएं आई और हम लोग सेंटर पे बैठते थे इस उम्मीद के साथ कि हमारे पास औरतें आएंगी और सीखेंगी और उनको ऐसे जॉब्स देंगे जो उनको सुरक्षित रखेंगे। तो इसीलिए अगर आप हमारे सारे जॉब्स देखोगे कहीं भी, तो हमारे जो जॉब्स हैं वो सब विमेन रिलेटेड है। अगर एक लड़की नर्स बनती है तो वो हॉस्पिटल में या होम केयर में भी वो लेडीज़ का ही काम ले सकती है, या टीचर जैसा जॉब हम करते जिसमें अगेन वो सिर्फ लेडीज़ के साथ डील करती है। अगर थोड़े बच्चों को बाहर जाना है, अगर हम ब्यूटी और वेलनेस लेते वो भी लड़कियों के साथ ही डील कर सकती है। और अपने हमारा ऑप्शन रहता है कि आप घर के पास की हॉस्पिटल में, घर के पास की पार्लर में या घर के पास की स्कूल में काम कर सकते। बस हमारा ये रहता है कि घर की आमदनी में औरतों का भी थोड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन हो ताकि घर बेहतर तरीके से चले, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो। और हम इसीलिए बच्चों के साथ भी, उनके बच्चों के साथ भी काम करते। काफ़ी बच्चों को आपको पता है कि उड़ान जैसा हमारा प्रोग्राम चल रहा है जहां बच्चों को होलिस्टिकली अडॉप्ट किए हैं और उसमें 80% उड़ान प्रोजेक्ट में लड़कियां हैं जो पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं और वो बच्चे
इतने काबिल हैं कि फ्यूचर में वो बहुत अच्छे हाई पोस्ट पे जा सकते, बट पैसे की कमी की वजह से ये बच्चे उनको इतना मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए उड़ान में हम 138 ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिनका पूरा प्रोग्राम हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनके बुक्स, उनका पूरा एक्सपोजर, हाई क्वालिटी एजुकेशन। उसके अलावा हम सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत काम करते हैं। हमारी सारी लेडीज़ जो हमारे पास काम करते हैं, हमारा फोकस है कि उनमें कॉन्फिडेंस आए, उनको कोई भी मानसिक प्रॉब्लम हो, घरेलू प्रॉब्लम हो, वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस करके उसको सॉल्व कर पाए, वो अपने फ्यूचर के बारे में अपने गोल सेट करें। और ऐसे कई चीज़ें होते जिसमें हम इतना तक हम औरतों को सपोर्ट करते कि वो अपने बच्चे को भी क्लास में ला के बिठा सकते। अगर आप ट्रॉम्बे सेंटर में जाके देखोगे, हमेशा आपको पैरा नर्सिंग के कोर्स में एक ऐसी लेडी मिलेगी जिसको कई जगह है नहीं जहाँ वो अपने बच्चों को छोड़ सके, तो वो क्लास में लाके अपने बच्चे को बिठा के वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। आगे आपका जो मैं महिलाओं की क्या समस्या है इस इलाकों में, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। देखो, सबसे बड़ी समस्या महिला को होती है कि कम पैसे में घर चलाना, तो वो सबसे बड़ी समस्या होती है। और उसको परमिशन लगती है घर के बाहर जाके। हर महिला इतनी काबिल होती है कि वो कुछ ना कुछ काम कर सके। महिलाएं घर में कितने काम करते, घर संभालते, बच्चों को संभालते, बच्चों की पढ़ाई देखते, और हर चीज़ घर की महिलाएं बोलते ना मल्टीटास्कर होते, वो कई काम एक साथ कर पाते, तो वो रोज़गार में भी हेल्प कर सकते और काफ़ी आर्टिस्टिक होते। जैसा हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास मेहंदी सीखे हैं, जो 10,000 15,000 कमा रहे। इतने आर्टिस्टिक बच्चे हैं कि चाहे उनको बाल बनवाना हो, हेयर ड्रेसिंग हो, सबसे पहले हमारे बच्चों को बुलाया जाता है, क्योंकि वो इतने केपेबल बच्चे होते हैं हर चीज़ में। अगर आप ट्रॉम्बे सेंटर में जाओगे तो एक एक टाइम पे हमारे बच्चे पास होने के पहले उनको डिमांड रहता है कि लीलावती हॉस्पिटल में उनको जॉब है, होली फैमिली हॉस्पिटल में उनको जॉब है। तो औरतों की समस्या ये होती है कि उनको कॉन्फिडेंस चाहिए घर के बाहर जाने के लिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप लोगों को कितना चैलेंज फेस करना होता है, कितना चैलेंजिंग होता है सब चीज़? कई साल पहले तो बहुत ज़्यादा था। कई साल पहले तो बच्चों को लाना ही बहुत बड़ा चैलेंज था, बट धीरे धीरे बॉम्बे का माहौल बदल रहा है। लोग एजुकेशन का और एम्पावरमेंट का इम्पोर्टेंस रियलाइज़ कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आस पड़ोस के बच्चे यूनिफॉर्म पहन के पढ़ाने जा रहे हैं, उनके घर के हालात बदल रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, लोग रिस्पेक्टफुली उनको टीचर बुलाते, नर्स बुलाते। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा ये तो माहौल तो बदल ही रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि आजकल प्रोफेशनल होना बहुत इज्जत की बात है। तो एक बार ऐसे भी हुआ था कि एक बच्ची बता रही थी कि मेरा डिवोर्स हो गया, तो मेरे माँ बाप मेरी तरफ देखते नहीं थे, बट जब मैंने जॉब लिया और मैं आने लगी और वो 27,000 अर्बन क्लैप में कमाने लगी, तो हाँ, हम लोग के माध्यम से, तो वो कहते हैं कि मेरे डैडी तो इज्जत से बुला के बोले, देखो मेरी बेटी इतना अच्छा जॉब करती है, जो मेरे लड़के नहीं कमाते उतना मेरी लड़कियां कमाने लगी है। तो डेफिनेटली शिफ्ट तो होता ही है। पहले की सोच अलग थी, अभी हल्का से सोच बदल रही है। लड़कियां भी ज़्यादा प्रोफेशनल हो रही है, तो इससे भी माँ बाप को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बच्चों को हम आज के दिन में इनको बाहर जाने दे सकते हैं। ऑल्सो बॉम्बे सेफ़र हो रहा है, ट्रांसपोर्ट बेटर हो रहा है। बच्चे मोबाइल पे अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को बता रहे हैं कि हम हॉस्पिटल पहुंच गए, हम हॉस्पिटल से निकल गए। वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं आज के दिन में। तो इससे माँ बाप को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। और पढ़ाई में भी आजकल, पहले हमारे पास बच्चे आते थे 40% 50% अटेंडेंस होता था, आजकल बच्चों का 90-95% अटेंडेंस हो रहा है। तो वो कितना भी अपने हालात मैनेज करके वो टाइम पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर कोई आज, हर महिला एजुकेशन का इम्पोर्टेंस और स्किल ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस रियलाइज़ कर रही है। बस इतना है कि हिम्मत करके अपना टाइम मैनेज करके उनको बाहर आना है और अपनी लाइफ चेंज करना है। एक सवाल ये है, जो CRM आपका कोर्स आ रहा है, ला रहे हैं आप लोग, इसमें महिलाओं के लिए क्या कुछ उपलब्धियाँ रहेगी? क्या महिला इसमें, इनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें? बिल्कुल मिलेगी। करियर रेडीनेस, बिल्कुल जैसा हम जब स्कूल जाते तो हम कॉलेज के लिए रेडी होते, कॉलेज जाते तो हम जॉब के लिए रेडी होते। सेम वे जब हम करियर रेडीनेस का कोर्स करते, उसमें हम थोड़ी इंग्लिश सीख रहे, उसमें हम थोड़ा सा कंप्यूटर स्किल सीख रहे हैं, और उसके अलावा हम उसमें
सॉफ्ट स्किल सीख रहे हैं कि हमको कैसे बात करना है, हमको क्या करना है जब कोई जैसा। और ये महिलाओं के लिए मैं तो मानती हूँ कि बहुत ही सेफ जॉब है, क्योंकि ये एक स्कूल में भी ये काम कर सकते, एक स्टूडियो में काम कर सकते, एक हॉस्पिटल में काम कर सकते, एक लेडीज़ डॉक्टर की क्लिनिक में काम कर सकते, एक कोई भी ऑफिस में काम कर सकते, क्योंकि इसमें आपका करियर रेडी होने का बस मकसद ये होता है कि आप फ्रंट डेस्क पे रहोगे। आजकल हॉस्पिटल्स में फ्रंट डेस्क के लिए कम से कम वो एक एक टाइम पे 20-20, 30-30 लोग मांगते कि हमको फ्रंट डेस्क में क्या करना है। बिलिंग में उनको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज थोड़ी ज़्यादा लगती है उसमें, और नॉर्मल में थोड़ा कम लगती है। बट इसमें क्या होता है कि वो खाली हेलो बोलो, येस कैन आई टेक योर पेपर्स, पेपर जमा किए, उनको बिठाए, मतलब बेसिक मैनेजमेंट। हाँ, एक अच्छे से प्लेजेंटली स्माइल करके अच्छे से किसी को रिसीव किए और उनको बता दिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ये टाइम पे है, आपका पेमेंट डेस्क इधर है। तो बड़ा सिंपल सा जॉब है जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में जो चीज़ करते वही हमको करना है। अच्छा मैम, जो अगर आपकी कोई हेल्प या कोई डोनर आपसे जुड़ना चाहे, किस तरीके से जुड़ सकता है और लोगों से क्या अपील करेंगे? सबसे पहले देखो, मेरा ये मानना है कि हम जिस कंट्री में रहते, हम लोग हर धर्म में ये मानते कि हमको किसी की हेल्प करना है। तो जब एनजीओ एक फॉर्मल सेक्टर है जहाँ पे आप फॉर्मली डोनेट कर सकते हो। कई जगह है जहाँ हम डोनेट करते बट इनफॉर्मली डोनेट करते कि हमको पता है कि इसको ज़रूरत है, इसके बच्चे को पढ़ा दिए, इसको। बट एनजीओ के सेक्टर में आप फॉर्मली डोनेट कर सकते हो और इसमें आपको एटीजी बेनिफिट भी मिलता है। हमको डोनर्स की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमको अगर डोनर रहा तो हम प्री प्लान कर सकते कि हाँ ठीक है, हमको 200 बच्चों को एडुकेट करना है तो हमारे 200 बच्चों का डोनर हमारे पास रेडी है। वरना ये होता है कि रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो। तो इसीलिए हमको डोनर्स के लिए अपील है कि आपको एटीजी बेनिफिट मिलेगा, आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी, आपको आपका फाइनेंशियल ऑडिट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बट एनजीओज़ को सपोर्ट करो, क्योंकि एनजीओज़ बैकबोन है एक सोसाइटी की। वो वहाँ पहुँच पाते जहाँ दूसरे लोग नहीं पहुँच पाते। और क्योंकि एनजीओ कम्युनिटी के सेंटर में बेस्ड है, कम्युनिटी के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो डीपली समझ पाते। जैसा हमको पता है कि इस लेडी के घर में आज उसकी सास बीमार है, वो नहीं आ सकती क्लास को टाइम पे, तो हम उसको रिकॉर्डेड सिलेबस भेजते। हमको पता है कि इस लेडी का बच्चा बीमार है, इसके घर में प्रॉब्लम है, इसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है। तो हम लोग जो एनजीओ वाले होते हैं, हमको हर बच्चे का पर्सनल डीप रूटेड प्रॉब्लम पता रहता है जो बाहर के संस्थाओं को नहीं पॉसिबली पता होता। तो इसीलिए एनजीओज़ को सपोर्ट करना, आई वुड से कि प्लीज़ जितना हो सके आपके पसंद की एनजीओ को आप सपोर्ट करना, बट अपने लाइफ में ज़रूर एनजीओज़ को सपोर्ट करना। और ऑल्सो कॉरपोरेट्स को मेरी अपील है कि जिस एरिया में आप बेस्ड हो वहाँ की कम्युनिटी को आप सपोर्ट करो, क्योंकि जब आपके आसपास की कम्युनिटी बहुत लायक और काबिल होगी तो आपको भी वो सपोर्ट करेंगे। तो दिस इज़ माय अपील सबको, खासकर सीएसआर के लिए और डोनर्स के लिए भी। और जो सारे डोनर्स हमको अभी तक जो सपोर्ट करते आ रहे पिछले 17 साल में, उनको अब बिग थैंक यू कि आपने हम पे भरोसा किया और इतना आपने चेंज लाया। जहाँ पे एक सेंटर में हम 1 साल बैठे और 2 बच्चे नहीं आते थे, आज हमारे सेंटर्स में इतने सारे बच्चे आते और एक नेम हो गया है। सारे स्कूल के बच्चे एक अपना घर समझ के आते। तो हम डीबीएम में यही मानते कि डीबीएम एक फैमिली है और जिस एरिया में एम वार्ड में हम काम करते, ये पूरी हमारी फैमिली है जिसको हमको आगे बढ़ाना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीबीएम इंडिया के खास सेंटर में। आपको बता दो, जिस तरीके से डीबीएम इंडिया ने एक नया कोर्स लॉन्च किया था CRM, तो उसकी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर हमारे साथ में मैम मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरीके से लोगों को पढ़ाया जाता है और इसका फ्यूचर क्या कुछ है। मैम आपका नाम बताइएगा और जो आपका CRM जो कोर्स निकला है किस तरीके से पढ़ाई, क्योंकि इसका पहला बैच है, थोड़ा बताइए। जी, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम समीरा शेख है। मैं पिछले कई सालों से डीबीएम इंडिया ट्रस्ट में पढ़ा रही हूँ और ये जो प्रोजेक्ट हमने नया बैच स्टार्ट किया है ये CRM का बैच है, जो कि विच स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें बच्चों को 5 अलग अलग सेक्टर्स की नॉलेज दी जा रही है, जिसमें कि बैंकिंग भी आ रहा है, हॉस्पिटैलिटी भी आ रहा है, BPO की नॉलेज है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है,
तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद बच्चे इतने सक्षम होंगे कि वो अगर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, तो अगर बैंकिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वो उसमें भी जा सकते हैं, बीपीओ का मिल रहा है तो वो उसमें भी जा सकते हैं, बैक ऑफिस जैसे कि मैंने बताया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी नॉलेज उनको दिया जाएगा। तो अगर वो बैक ऑफिस में भी उनको कोई जॉब मिलती है तो वो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। और यहाँ पर उनको IT का, इंग्लिश का, सॉफ्ट स्किल का और डोमेन्स जो मेन जो पार्ट होता है कोर्स का, उस चारों चीज़ों की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कोर्स को अभी स्टार्ट हुए तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर हम 100% मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे इतने खुश हैं और 100% अटेंडेंस भी दे रहे हैं। इनफैक्ट वो खुद आए जब हमने बैच स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने अपने रेफरेंस से अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर आए और वो भी आने के बाद यहाँ पर इनरोल किए हैं और डेली जो है जैसे कि आप देख सकते हैं क्लासरूम में 100% बच्चों की अटेंडेंस होती है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। जैसे में एक सवाल ये खड़ा होता है, जो CRM नया कोर्स है, लोग ट्रस्ट कैसे करें कि आप लोग जॉब दिलाओगे? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं DBM, तो जॉब वगैरह को किस तरीके से, क्या फ्यूचर रहेगा इसमें? थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन। इससे पहले भी हमारे जो भी बैचेस हुए थे, जो ITES और BFSI के बैचेस हुए थे, उनमें भी हमने बच्चों को 100% प्लेसमेंट करवाई थी। चूँकि अभी मार्केट में जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे प्लेसमेंट टीम है जो मार्केट में विजिट करती है, इंडस्ट्रीज़ विजिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बच्चों को भी लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो रहा था सर कि जो ITS का बैच पहले चलता था तो वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स कर पाता था और जो बैंकिंग वाला था वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में जा पाता। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो चाहते थे कि वो बैंकिंग में जाए, कुछ ऐसे होते थे जिनको कॉर्पोरेट्स करना था। तो इसलिए ये जो नया बैच लॉन्च किया गया है CRM, जिसमें हम ITS का और बैंकिंग का दोनों का नॉलेज एक साथ दे रहे हैं। कोई बच्चा किसी चीज़ से महरूम नहीं है, दोनों की नॉलेज उनको मिल रही है। और गारंटी जो मैं आप प्लेसमेंट की जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो आप ये डेटा निकाल सकते हैं कि DBM इंडिया जो है वो अब तक के जितने भी हमारे बच्चे यहाँ से सर्टिफाइड होके निकले हैं उन सबकी 100% प्लेसमेंट है। उनके ऑफ़र लेटर्स, क्योंकि हमको ऑफ़र लेटर्स जो है अपलोड करने होते हैं अपने पोर्टल पर, तो वो सारा डेटा आप चेक कर सकते हैं, आप मौजूद है हमारे पास। छात्राओं में किस तरीके का रिस्पांस नज़र आ रहा है? स्टूडेंट्स में आप जेंडर की बात करेंगे, फीमेल या मेल दोनों, ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वली ही हैं। हाँ, अगर इस वक्त थोड़े से बॉयज़ कम हैं, कभी कभी हो रहा है, बट स्टार्टिंग में बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम चला गया बच्चे बॉयज़ भी आते गए। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट्स हैं और उनका सारा का सारा इंटरेस्ट, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनका, वो बैंकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा है। लोगों से क्या अपील करें? मैं लोगों से DBM की एक स्टाफ होने के नाते ये अपील करूँगी कि आप आएँ, हमसे जुड़ें, हमारे सेंटर विज़िट करें और आप चाहें तो हमारी क्लास में बैठकर एक डेमो सेशन भी अटेंड कर सकते हैं कि क्लासरूम में किस तरह से पढ़ाया जाता है। और उसके बाद आप चाहें तो बच्चों से बात करें, यहाँ का एनवायरनमेंट देखें और अपने बच्चों को एनरोल कराएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो यूथ है, न्यू एजुकेशन, न्यू जनरेशन जो आ रही है, उनका सबसे बड़ी शिकायत है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट है, बस हम अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। तो अपने घरों से निकलें। हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, नॉट ओनली इन खार बट ऑल्सो इन चेंबूर, ट्रॉम्बे, भिवंडी, दादर, नेरुल, घाटकोपर, अभी जो भी नए नए सेंटर्स और जो ओपन हुए, पूना है। तो जब तक आप घरों से निकलेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आप आएँ, DBM में विज़िट करें और सारे सेंटर्स जो नियर बाय, जिस भी एरिया में रहता है, जो उसके लिए एरिया नियर बाय होता है, वो उस सेंटर पे विज़िट करें। और जाके इसके अलावा और भी कोर्सेज रन होते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज भी रन होते हैं, तो आप उसमें भी अपना नाम जो है दर्ज कराएं और इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? अभी फ़िलहाल के लिए सर मेरे पास 21 स्टूडेंट, एक बैच में हमारी 25 की वो होती है, 21 स्टूडेंट राइट नाउ हैं। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम अक्षरा कांबळे है, मैं चेंबूर में रहती हूँ और काफ़ी दिनों पहले मैं घर में ही थी, तो मुझे एक दीपाली मैम है करके हमारे यहाँ पे जो DBM में कार्यरत है, उनसे मुझे ये DBM के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने मुझे बेसिक मतलब GDA के कोर्स के बारे में बताया और यहाँ पे आके ज्वाइनिंग कर लिया मैंने। यहाँ पे जानकारी मिलने के बाद मैं आई, यहाँ पे पूछताछ की, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि अच्छा लगा थोड़ा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया क्लास। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मुझे कैसे है कि मैं घर में थी क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, इसलिए मुझे कुछ करियर मतलब करने मिल नहीं रहा था।
तो यहाँ से मुझे करियर की शुरुआत मेरे ऐसी हुई कि मैम ने अलाउ किया मेरी बच्ची को लेके आने साथ में लेके आके मैं ये कोर्स कर सकती हूँ। तो मैं बच्ची को बाजू में बिठा के मैं पूरा मतलब जो पढ़ाते थे उसमें ध्यान दे के पूरा मतलब बोलते हैं ना नॉलेज मिल चुका था मुझे। और बहुत सारी एडजस्टमेंट करके मुझे मतलब डीबीएम से मुझे बहुत सारी एडजस्टमेंट करके ही मुझे कोर्स कंप्लीट करने में पूरा बोलते हैं ना एक करियर की अपॉर्चुनिटी बेसिक जो पाया बोलते हैं वो मिल पाया मुझे यहाँ से। उसके बाद मैं यहाँ से मतलब जैसे मेरी ये एजुकेशन की जर्नी कंप्लीट हुई ना उसके बाद भी मैं बाहर निकली तो थोड़ा घर में भी मतलब बोलते हैं ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम और घर के मतलब फैमिली इश्यू थे थोड़े। तो उसके बाद मैं जॉब कर नहीं पा रही थी। तो ये जो भी कोर्स कंप्लीट हुआ मेरे हाथ में सर्टिफिकेशन आया उससे पहले ही मैं जॉब में लग चुकी थी। बच्ची को मतलब बेबी सिटिंग में थोड़ी दिन रखी। उसके बाद मेरी सास वगैरह इन लोग संभालने लगे। और कैसे है कि मैं यहाँ से मुझे जो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली उसके बाद मैं जॉब में लगी ना मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं बाहर निकली थोड़ा बहुत मतलब बोलते हैं ना इस फील्ड का कुछ अनुभव भी नहीं था मुझे। वो बाहर निकल के मैं जब भी हॉस्पिटल में काम को लगी तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब कॉन्फिडेंट आने लगा कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं करने लगी। और उसके बाद घर वालों ने भी मतलब बोलते हैं ना कि एक कुछ मेडिकल रिलेटेड ये डॉक्टर के नर्स के फील्ड में ऐसा कुछ कर रही है काम उसके वो ये करके उनको भी मेरी इज्जत बढ़ने लगी उनके आँख में। तो वो भी मेरी बच्ची को संभाल के मैं अभी करियर कर रही हूँ उसमें पूरा। मुझे बोलते हैं ना बहुत सारा मतलब वो करियर के बारे में मुझे ये थोड़ा ये आया कॉन्फिडेंट आया और मैं आज कुछ कर सकती हूँ उसके बोलते हैं ना आगे जाके। फिर मुझे अभी उसमें भी कॉन्फिडेंट आया मैं कुछ भी मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और मैं अलग लाइन से थी मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन थी। तो मेरा बोलते हैं ना फैमिली इशू की वजह से करियर ख़त्म हुआ था। तो उसके बाद फिर अच्छा डीबीएम में कितनी अपॉर्चुनिटी लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि है ना अभी मैं अभी माधवबाग जो हॉस्पिटल है चेंबूर में वहाँ पे मैं अभी जॉब में हूँ। वहाँ पे मुझे कैसे कि यही नहीं कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। जो सेंटर में आते हैं इधर एक मुस्लिम इलाका पूरा पड़ता है तो किस तरह कुछ भेदभाव वगैरह भी? नहीं कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे मुस्लिम इलाका वगैरह ऐसा कुछ नहीं। काफ़ी सारे लोकेलिटी अलग अलग लोकेलिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं बोलते कि पहले घर से भी अलाउड नहीं कर सकते कि मुस्लिम एरिया है कैसे रहेगा वहाँ पे जाना वगैरह। हाँ तो फिर नहीं यहाँ आके पता चला अभी हम लोग नॉर्मल ट्रैवलिंग करते हैं कुछ डर नहीं लगता कुछ नहीं सेफली है यहाँ पे आना वगैरह। और मुझे अभी मैं 14,000 सैलरी ले रही हूँ तो घर वाले भी मतलब थोड़े खुश है कि कुछ मतलब कर पा रही है ये बच्ची हम लोग के घर में। आपके स्किल का भरपूर फायदा उठाया? हाँ पूरा फ़ायदा हुआ मुझे इस फील्ड में। आपका नाम बताइएगा। और मेरा नाम पूजा सुरवाडे है। पूजा जी कहाँ रहती हैं आप? मैं मानकुद में रहती हूँ। आपने डीवीएम की एम्पावरमेंट लाइब्रेरी से पढ़ाई किया है, क्या स्टडी किया है आपने, क्या सक्सेसफुल अचीव किया तो बताइएगा। एक्चुअली मेरा बीटेक हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में और मैं 2 साल से डीबीएम में महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रही थी। तो उसी के दौरान मेरी 3 पोस्ट निकल गई एज अ जूनियर इंजीनियर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, महाजिनको में एज अ असिस्टेंट इंजीनियर और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में एज अ सर्वेयर करके। तो डीबीएम के तक आप किस तरीके से पहुँचे? डीबीएम के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा, फिर आपने डीबीएम से कैसे कनेक्ट किया? एक्चुअली मैं स्कूल में आती थी यहाँ पे मेरे सिस्टर लोगों को लेने के लिए। तब मैंने रास्ते में बोर्ड देखा लाइब्रेरी का। उसी के दौरान मैं लाइब्रेरी भी सर्च कर रही थी स्टडी के लिए। तो फिर मैंने पूछताछ की तब मुझे पता चला कि 5 रुपये में यहाँ पे एंट्री मिलती है और पर मंथ 50 रुपीज़ में मतलब महीने भर का फ़ीस 50 रुपीज़ है। तो तब मुझे इंटरेस्ट आया कि इतने कम पैसे में हमें लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए मौका मिल रहा है। तो जब मैंने एंट्री की तो तब वहाँ पर
एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही थी और वहाँ पे 50 रुपीज़ में हमें बुक्स मिल रहे थे प्लस स्टडी करने के लिए लैपटॉप मिल रहे थे। और जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं जो प्रिपरेशन कर रही थी उसके लिए उन्होंने हमें फ्री लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरा सक्सेस पाथ था वो इजी भी हो गया और मैं स्मूथली मेरा सक्सेस अचीव कर पाई। अच्छा, आप जिस इलाके में से आते हैं इस इलाके में लाइब्रेरी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसके बाद भी आप इस तरीके से एक सक्सेसफुल अचीवमेंट करते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तरह और भी कई यहाँ पर लड़कियाँ रहेंगी जिन्हें आगे बढ़ना है, वो आगे नहीं बढ़ पाती, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? उन्हें यही संदेश दूंगी कि एजुकेशन लेडीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और खुद पे पैरों पे खड़े रह के ज़िंदगी में आगे बढ़ना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, पर हमारे साथ हमारे फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं भी ऐसे फैमिली से आई हूँ कि मेरे फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे पापा खुद और रिक्शा ऑटो ड्राइवर है, मेरी मम्मा बाहर लोगों के घर पे काम करती थी। पर जब मैं अभी एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर हो गई हूँ तो मेरे साथ मेरी फैमिली का स्टेटस भी बढ़ गया है और उन्हें अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ में डीवीएम के बारे में थोड़ा सा बता देगा कि लोग डीवीएम से कैसे कनेक्ट होकर अपनी लाइफ बदली कर सकते हो? डीबीएम ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे ऐसे कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को नीड है स्टडी करने के लिए, और जिन लोगों को जो एस्पिरेंट है उनको स्पेस नहीं है घर में स्टडी के लिए, और डीबीएम से कनेक्ट करके वो ऐसे अचीव कर सकते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट को विदाउट जॉब लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए पे नहीं कर पाता है। तो डीबीएम कम पैसों में स्टूडेंट को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि बुक्स हो गए, लैपटॉप हो गए, फ्री लेक्चर्स हो गए। उसके वजह से वो उनका सक्सेस बहुत इजीली अचीव कर पा रहे हैं। चैताली प्रकाश राउत। मैम कहाँ रहते हैं आप? मैं लल्लूबाई कंपाउंड मानखुद। डीवीएम जिस तरीके से डीवीएम और एम्पावरमेंट लाइब्रेरी मिलकर काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? मैं एक लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ और लाइब्रेरी मुंबई जैसे एरिया में लाइब्रेरी के चार्जेस बहुत ज़्यादा रहता है। एक ही इधर एक लाइब्रेरी है जो एम्पावर है, जो 5 रुपये में इतने सारी सुविधा देती है। तो मेरा सक्सेस में उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्या सक्सेसफुल किस तरीके से? क्या मैं IBPS ग्रेजुएशन के बाद मैं IBPS के लिए तैयारी कर रही थी। बैंकिंग एज ए कॉमर्स बैकग्राउंड हो तो बैंकिंग के लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो सर्च किया, लाइब्रेरी इधर ही मिला मेरे को। बैंकिंग का प्रिपरेशन किया है 1 साल पूरा। बीच में बहुत सारे हर्डल्स आए। एज ए वर्नैकुलर बैकग्राउंड से आते हैं तो इंग्लिश में बहुत दिक्कतें होती है। तो एज एम्पावर लाइब्रेरी के थ्रू डीबीएम ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है। एक मेंटर दिए थे इंग्लिश के लिए। तो अभी आप क्या सर्विस कर रही हैं, किधर जॉब है? मेरा इंडियन बैंक में हुआ है। अच्छा, इस इलाके में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीकॉम करे हुए हैं मगर उन्हें जॉब वगैरह नहीं मिलता है क्योंकि स्किल की कमी की वजह से। तो उन्हें किस तरीके से डीबीएम ज्वाइन करना चाहिए, एम्पावरमेंट लाइब्रेरी जाना चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जिधर एजुकेशन का नाम ही नहीं है, और एज अ गर्ल अब आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। बीकॉम हो गया, चलो शादी करो, यही ये रहता है। बट फैमिली का मैटर करता है, फैमिली भी बहुत मैटर करता है, पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। मेरे को स्पेशली ये वाले एरिया के पेरेंट्स को बताना है कि आप ऐसे संस्थाओं में बच्चों लोग को भेजो जिधर मेंटर है, आपके बच्चे को आगे का करियर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। डीबीएम बहुत अच्छा काम कर रहा है इसके लिए थ्रू एम्पावर लाइब्रेरी। जो एम्पावर लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं 10th के 12th के, उनको भी ये लोग गाइडेंस देते हैं। तो आगे का करियर चूज़ करने में उनको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। मेरा नाम नम्रा है, मैं टाटा नगर में रहती हूँ। अच्छा, आपने डीवीएम से क्या कुछ सीखा, यहाँ से क्या कोर्स सीखा और क्या आपको उसका लाभ मिल रहा है? मैं ECC कोर्स की हूँ और मैं यहाँ से मुझे बहुत से हेल्प मिली। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, यहाँ पे टीचर लोग बहुत हेल्प किए मेरी हर चीज़ में, और मतलब मेरे को जो पढ़ना था वो भी पूरा कंप्लीट हुआ। और यहाँ के टीचर लोग हेल्पफुल एकदम। जैसे कितने महीने का कोर्स किया आपने? 6 मंथ।
6 मंथ में आपने क्या कुछ सीखा और किस तरीके से टीचर लोग आपने कवर किया होते हैं? यहाँ से हम जैसे वेस्ट मटेरियल से कितनी चीज़ बना सकते थे, जितना किसी का ऐसा ज़्यादा खर्चा भी ना हो, यहाँ सबका सब काम भी हो जाए। ये यहाँ से बहुत सी चीज़ सीखा है और बहुत सी चीज़ सीखने को भी मिली हम लोग को। तो भी आप क्या जॉब करते हो यहाँ से सीखने के बाद? आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है? यस, मेरा कोर्स कंप्लीट हो। आप अभी क्या कर रहे थे? मैं अभी टाटा नगर कॉलोनी में जॉब करी, बीएमसी की, बीएमसी, और वहाँ पे 12,000 सैलरी है। और यस, 12,000। हाँ। तो परिवार किस तरीके से भी आप चला पा रहे हो? क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय में एक महिला को परिवार चलाना एक बहुत बड़ी बात है। यस, मेरे अब्बू बहुत हेल्पफुल है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि कुछ हो, मेरे अब्बू बोले जो करना है बिंदास करना, ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब मैं अपने अब्बू के हेल्प करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है एक बेटी बन के, एक बेटा बन के मैं हेल्प करना चाहती हूँ। यस। तो ये हेल्प कैसे पूरी हो पा रही है डीबीएम के माध्यम से? किस तरीके से आपने हेल्प पूरी किया? जैसे यहाँ की फ़ीस भी कम है, जैसे, और यहाँ मेरे को ऐसे समझ में नहीं आता 12th के बाद क्या करने का है। फिर मुझे यहाँ का एक पैम्पलेट मिला, फिर मुझे समझ में आया कि हाँ इतनी फ़ीस में मेरे को ये चीज़ मिल पा रही है, तो मैं वो चीज़ करना चाह रही हूँ और मैं उस चीज़ से अपनी फैमिली की हेल्प करना चाह रही हूँ एकदम से जैसे हो। क्या कुछ आप कहना चाहिए? मैं डीबीएम की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे यहाँ से बहुत सी चीज़ मिली और हर टीचर की मैं थैंक्सफुल हूँ और मैं और रहती ही रहूँगी क्योंकि उनसे बहुत चीज़ मुझे मिली सीखने को। मेरा नाम हुमैरा बेग है और हम 6 मंथ्स बिफोर से एटीएल में आते हैं और इधर हमने जो भी सीखा है उसे अप्लाई करके हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है FBR का फुल फॉर्म है फायर ब्रिगेड रोबोट। जैसे कि हमें पता है कि जंगलों में जो भी आग लगती है तो वो बुझाने के लिए ह्यूमन जो जाते हैं उनकी लाइफ्स के लिए बहुत ख़तरा होता है। तो हमने ये रोबोट बनाया है जो फायर लगेगी ये उधर जाकर डायरेक्टली फायर बुझा सकता है। ये फ्लेम सेंसर है और ये डायरेक्ट फायर को डिटेक्ट करेगा। फायर डिटेक्ट करने के बाद इधर सर्वो मोटर से डायरेक्ट पानी आ जाएगा तो वो आग खुद से ही बुझ जाएगी। तो इससे हम जो ह्यूमन लाइफ्स के रिस्क है वो ख़त्म हो जाएंगे। दैट्स ऑल। क्या लगता है आपको ये सब एंट्री आगे पढ़ना कितना ज़रूरी है? क्योंकि जिस तरीके का नॉलेज और इस क्षेत्र में नॉलेज और एजुकेशन की कमी को देखते हुए क्या लगता है? सर जैसे हमें पता है कि हमारा इंडिया जो है ये बहुत डेवलप हो रहा है तो उसमें AI और रोबोटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी है और AI हमें हम कोई भी प्रॉब्लम्स हम हमारे लाइफ में फेस करते हैं उसे हम स्टेट करके उसका सोल्यूशन निकाल के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मेरा नाम मिसबा है और मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ रही हूँ डीबीएम में। अब मेरा बोर्ड्स कंप्लीट हुआ है 10th स्टैंडर्ड। ये है मॉडल 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर कोई से भी हम ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल में प्रिंट कर सकते हैं 3D प्रिंटर की हेल्प से। और ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हम फिलामेंट से बनाते हैं। फिलामेंट बना होता है PLA पॉलीलैक्टिक एसिड से। ये 3 डायमेंशन में वर्क करता है, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। ये एक्सट्रूडर है। एक्सट्रूडर हेल्प करता है फिलामेंट को मेल्ट करने में। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तब वो ऑब्जेक्ट को शेप देना स्टार्ट करता है। ये है बिल्ट पैलेट एक सपोर्ट है हमारे ऑब्जेक्ट और मॉडल के लिए। ये है कंट्रोल डिस्प्ले से हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारा डिज़ाइन और मॉडल की हीट वगैरह। और 3D प्रिंटर को हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के बनाने के लिए हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हम एयरटेल में कोडिंग सीख रहे हैं, कोडिंग एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, पाइथन एंड ऑल। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक कोडिंग से। ब्लॉक कोडिंग, फेस डिटेक्शन, AI वगैरह हमने स्टार्ट किया है। एंड नाउ वी आर ऑन क्वार्की रोबोट वर्किंग। दैट्स ऑल। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर। कहाँ रहते हो आप? मैं गोवंडी में, शिवाजी नगर। शिवाजी नगर से आते हैं आप, कभी क्या करते हैं? मैं अभी पटेल हाई स्कूल मुमरा में टीचर हूँ। टीचर कैसे बने आपने? किस तरीके से आपकी इस लाइन में सक्सेसफुल अचीव किया आपने? मैंने एम्पावर लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। टीचर बनने के लिए गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है CTET, वो क्वालिफाई करना होता है।
तो उसको क्वालिफाई करने के लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और IDB की तरफ से बुक वगैरह प्रोवाइड, जो भी मेंटर लेक्चर्स होते थे उसका अटेंड किया। तो ये सब चीज़ करने में आपको क्या कुछ कठिनाई आई थी जब हाँ। आपने DBM वगैरह और इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी ज्वाइन किया, तो क्या कुछ दिक्कत आती थी? जब मैंने एम पावर लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया था तो बाकी सब लाइब्रेरी में मैं गया, वहाँ पर फ़ीस बहुत हुआ करती थी। जब मैं एम पावर लाइब्रेरी में आया तो यहाँ पर बहुत मिनिमम चार्जेस लेकर 5 रुपये पर डे का लेकर जो है हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता था, और उसकी मेंबरशिप भी होती थी, 50 रुपये दो, पूरा महीना भर पढ़ो आप। कि आप कुछ इलाकों से आते हैं, शिवाजी नगर अपराध की नगरी माने जाते हैं, अपराध की नगरी कहते हैं इसे, और आप एक टीचर बन के उभर रहे हैं, एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपराध की दुनिया में जाते हैं? उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और जो लोग आगे बढ़े उन्हें जो है उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो लोग सक्सेस पा सकें। अच्छा, एक पावर में लाइब्रेरी से आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आया? बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। मुझे जो है किस तरीके से जो है कंपटीशन में खरा उतरना है, किस तरीके से और लोग जो है कंपटीशन में हमें उन लोगों को बीट करना है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। My name is Zulekha Sheikh and I'm from DBM Iran. It has been 1 year since I'm here. What was your personal year? Right now I'm in 10th standard here, and after 10th I'm thinking to take psychology. I'll take arts and then psychology. Then who is your inspiration here? Honestly speaking, there are so many people here who inspire me every day. Like all my teachers, Paramjeet sir, and everybody. You know, they all have qualities which inspire me a lot. So I take each and every quality out which I like, which is good. I take it and I try to implement it in my life, and I'm really motivated by it. What message would you give to your fellow students? Okay, so in DBM we are taught many things. So basically, after coming into DBM, my confidence increased a lot. My self-esteem boosted a lot. In the beginning, I used to think that maybe my potential is not that much that I can speak on stage and you know all those things. But after DBM gave me so many opportunities, I was able to do it, and I started believing in myself. So if you get the chance to come into DBM, I think you must come, because there are so many things DBM is teaching us. They are giving us so much extra knowledge, extra things to learn. It's wonderful. I think you all must, if you get the chance, you all must join it. आप ये बताइएगा, और DBM के माध्यम से आपको क्या सक्सेस मिला होगा? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम जैनब है, मैं मानपुर चिताके में रहती हूँ। मैं यहाँ पर 3 महीने का कोर्स करी थी। यहाँ पर दीप्ति मैम के ज़रिए मैंने यहाँ पर आई थी। तो फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करना था अपने हस्बैंड को। मैं मैरिड हूँ, तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कोर्स किया। ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत सी चीज़ें सीखने मिली। इसके माध्यम से मैंने 3 महीने का कोर्स कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट मिला। फिर अब कैट 24 में मैं जॉब करती हूँ। मेरी जॉब के बाद किस तरीके अपना घर चला पा रहे हैं? अपने हस्बैंड आपने अपने हस्बैंड को किस तरीके सेटिस्फाई किया पूरे मामले? पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, घर में छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे छोटे, लेकिन अभी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं अभी हस्बैंड, जॉब करने के लिए हेल्प कर रहे हैं साथ में। तो अभी ठीक है अभी सब। आप एक ऐसे समुदाय में से आते हैं जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ने की बहुत इच्छा रखती हैं, आगे बढ़ने की इच्छा रखती हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्हें कुछ हिजाब के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए दबा दिया जाता है। तो इस बारे में क्या लगेगा आपको, और DBM इसमें कितना सपोर्ट करता है आपको? DBM ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। हर लोग यहाँ पर एक जैसे है, यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। My name is Rohin Sharantegi. From how long you studying in DBM? I've been studying since the past 2 years. How is your experience in DBM? The experience in DBM has been fabulous, as over the last few years I've been studying in DBM not just with academics. We have been taken to several exposure visits such as JP Morgan and Chase, NCPA, and even the RBI. So it's not just about the academics. We have been training about ATL, which teaches us coding, programming, and something related to robots. So how you got admission in DBM? One day in school, we were told that there's a test. So we gave the test, and then they told us about DBM Iran, and then we qualified for the second round.
So over here we give the test, then the single interview and the parents interview. And so I qualified all the rounds and got selected over here. Is DVM is helpful in your education career? DVM has been the most helpful thing in my education career. So will you able to tell this to your friends also? Yes, of course. And how will you say about your future planning? Well, my future planning has been really inspired by my own teacher, Beauty ma'am, as I aspire to be a mathematics professor someday. Very good. Thank you so much. मेरा नाम सुमाया शेख है, मैं खार में रहती हूँ। जैसे कि सिद्रा ने कहा है कि CRM का क्या कोर्स है। हम CRM में इंग्लिश में हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश, हम लोग अभी ग्रामर सीख रहे हैं, बेसिक्स ग्रामर। IT में हम लोग सॉफ्ट स्किल्स पावर पॉइंट MS वर्ड सीख रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स में हम लोग एथिकेट सीख रहे हैं, टीम वर्क सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन सीख रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, जिससे हम लोग को टाइम मैनेज करना सीख पाए, हम लोग फ्यूचर में काम आ सके वो हमें। ये सब से हम लोग को एक बेसिक्स नॉलेज मिल रहा है, न्यू स्किल्स कर पा रहे हैं और आगे जो भी है वो हम लोग कर पा सकते हैं जॉब में हमें बहुत काम आएगा ये सब चीज़ें। थैंक यू। नया कोर्स है, पहली बार CRM कोर्स निकला है, तो क्या लगता है आपको, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़्यादा? हमें ये DVM में अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ने बैचेस देखे पास्ट के कि वो लोग को हर एक जगह पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरीके से मिली है और जिसने भी ये CRM का कोर्स किया है वो लोग को भी जॉब बहुत अच्छी मिली है। ऐसा नहीं कि एक ही कोर्स करके एक ही जॉब मिलेगी, इसमें सारे टॉपिक्स ले जा रहे हैं और सारे टॉपिक्स के रिलेटेड ये सब एक ही में सिखाते हैं, तो बेसिक्स भी बहुत अच्छी मिल रही है और जॉब भी बहुत अच्छी जगह पे मिलता है हम लोग को। मेरा नाम देवांश है, मैं यहाँ पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ और मैंने जो भी यहाँ पे सीखा है उसके बेसिस पे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है IoT गार्बेज मॉनिटरिंग सिस्टम। सो ये क्या करता है, इसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है जो कचरे का जो लेवल है वो डिटेक्ट करता है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भेजता है। जैसे कि हम रहते हैं गोवंडी में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है गार्बेज ओवरफ्लो का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग के इंसानों के जान को ख़तरा है, क्योंकि कचरा जैसे डेंगू, टाइफाइड, कॉलेरा जैसी बीमारी होती है। तो यही सब बीमारियों को दूर करने के लिए और क्लीन मुंबई के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो और लोगों से क्या अपील करेंगे आप अटल टिंकर में कि क्या आप कुछ सीख सकते हैं? मीन्स और लोग से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो अटल टिंकरिंग लैब में आते हैं तो यहाँ पर मीन्स हमें खाली यही नहीं सिखाती कि कैसे बनाना है, हमें सिखाती मीन्स थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, मतलब बॉक्स के मतलब सोचो, बड़ा सोचो और ऐसा सोचो जिसमें AI यूज़ हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DVM के उड़ान सेंटर में जो कि बांद्रा में स्थित है। आपको बता दूँ DVM एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में एजुकेशन पे भी वर्कआउट करता है, जो कि कई ऐसे छात्रों की हेल्प करता है जिन्हें छात्र और कहीं ना कहीं स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। आप देखना ये रहेगा जो हमारे साथ में कई स्टूडेंट मौजूद हैं उन्हें किस तरीके से DVM हेल्प करता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौरी गुप्ता है। अच्छा, अब ये DVM का जो उड़ान सेंटर है यहाँ पर आप कब से पढ़ रहे हैं? मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पर पढ़ रही हूँ। क्या कुछ पढ़ाया जाता है, क्या कुछ आपको इसमें अनोखा लगा? यहाँ पर हमारे स्कूल्स के जो भी एकेडमिक ये रहता है उन सारी चीज़ों को कवर अप किया जाता है, साथ ही साथ हमें हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर और लाइफ स्किल्स पर भी फोकस करते हैं। अच्छा, 3 सालों में आपको ऐसा क्या लगा, आपको फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, क्या कुछ करना है? DVM से मैंने बहुत कुछ आज तक सीखा है और जो मैंने पर्सनली अपने लाइफ में डिसाइड किया है कि मैंने सोचा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? मैं फ़िलहाल तो अभी 12वीं देने जा रही हूँ, जो कि मैं साइंस स्ट्रीम से दूँगी। आपका नाम बताइए, आप उड़ान सेंटर में कब से पढ़ रहे हैं बताइए। मेरा नाम देवयानी है और मैं पिछले 2 साल से यहाँ हूँ। किस तरीके से पिछले 2 सालों में आपने क्या कुछ सीखा थोड़ा बताइए। तो यहाँ मुझे ओरिजिनली जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मैं थोड़ी सी सहमी सी थी, बट अब मैं थोड़ा आत्मविश्वास से बोल पाती हूँ। टीम में काम करना भी मैंने सीखा है और यहाँ तक कि अपनी बात को कैसे ज़ाया किया जाता है साफ़ तरीके से, वो भी मेरे को DVM ने सिखाया है। यहाँ एकेडमिक्स के साथ साथ आपका फुल होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाया जाता है। फ्यूचर में क्या करने का सोचा आपने? मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट रखा है, सो मुझे वही करने का अपने फ्यूचर में। तो उड़ान से आपको क्या हेल्प मिली इस बारे में? यहाँ मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज़ नॉट मतलब वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है, बट यहाँ मुझे वो मोटिवेशन दी जाती है कि मैं वहाँ कर सकती हूँ और यहाँ से मुझे एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी प्रोत्साहन मिलती है। मेरा नाम प्रेम है
और मैं मानकोद में रहता हूँ। पिछले 2 साल से मैं DBM में हूँ, उड़ान प्रोजेक्ट में, और पिछले 1 साल से मैं ATL में आता हूँ। ATL का फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब। यहाँ पे हम लोग AI ML के बारे में और कोडिंग के बारे में सीखते हैं। अभी हम लोग करेंटली फेस डिटेक्शन और बहुत कुछ चीज़ों में हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स का यूज़ करते हैं। माइक्रो कंट्रोल हो गया, तो ऐसी अलग अलग चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करके टिंकरिंग करते हैं, यानी हम लोग थिंक करते हैं। फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसको टैकल करने के लिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें से तो या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से हम लोग उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, तो ये चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। और सर अभी करेंटली तो फ्यूचर में, जैसे कि अभी हम लोग को सबको पता है कि AI बहुत अभी इम्पॉर्टेंट है आज के फ्यूचर में। सो AI का बहुत ज़्यादा और स्कोप है लाइफ में और करियर में हमारे। तो इसमें हम लोग जैसे कि अभी हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं, तो आगे जाके इसमें हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, तो इसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका नाम बताइए और आप जो DBM के उड़ान सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, कब से आप यहाँ पर हैं? मेरा नाम रिद्धि झा है और मैं DBM से पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। 1 साल में आपने क्या कुछ सीखा और आगे फ्यूचर में आपको क्या करना है? जैसे कि यहाँ पर आने से पहले मैं अपने गोल्स के बारे में इतना क्लियर नहीं थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पर DBM में आने के बाद मुझे ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर मिला कि मुझे स्ट्रीम्स में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, मुझे वो सब पता चला। तो धीरे धीरे मैं क्लियर होते जा रही हूँ कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है। साथ ही में हमारे स्कूल में जो चीज़ें नहीं करवाई जाती, जैसे कि हमें यहाँ पर कई नई चीज़ें दी गई है, जैसे हमें प्लेटफॉर्म दिया गया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी हमने पार्ट लिया है, और जैसे कि MKCL ओलंपियाड, बहुत सारे ऐसे साइंस एग्जीबिशंस में हमने पार्ट लिया है। और फिर हमें यहाँ पर हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें बताया जाता है कि हमें कैसे काम करना है एक टीम में, हमें हमारे कॉन्फिडेंस पे काम किया जाता है। अच्छा, एजुकेशन में क्या कुछ मदद करता है उड़ान सेंटर? उड़ान सेंटर हमें हमारे स्कूल की फ़ीस के साथ मदद करता है और हमें यहाँ पर फ्री में पढ़ाते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही प्यार से समझाते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत यूनिक रहता है, तो बच्चों को पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है। आपका नाम बताइएगा, आप उड़ान सेंटर में कब से पढ़ रहे हैं और आप कौन से स्टैंडर्ड में बताइए? मेरा नाम पायल गुप्ता है और मैं DBM में 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। अच्छा, क्या कुछ आपको उड़ान सेंटर में पढ़ाया जाता है? हमें यहाँ पे एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि ATL और कोडीवेयर जो हमारा भी कंपटीशन हुआ था, हमें AI के बारे में भी बताया जाता है, और फाइनेंशियल लिटरेसी जो कि कॉमर्स के रिलेटेड है, पूरा ऑल अबाउट मनी, उसके बारे में भी हमें पढ़ाया जाता है यहाँ पर। एजुकेशन सेक्टर में उड़ान क्या कुछ मदद करता है आप लोगों की, किस तरीके से मदद करता है? DBM हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, और यहाँ पे जो भी हमें पढ़ाया जाता है वो ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें यहाँ पे कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ में DBM के कई छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से DBM ने इनकी लाइफ में बदलाव किया है। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम सूरज कांबळे है। सूरज भाई, जो DBM से आपने स्टडी किया है, जो लाइब्रेरी की सुविधा वगैरह आपको दी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मैं इस बारे में DBM का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि DBM ने बहुत हमें स्टडी मटेरियल अवेलेबल करके दिया, जिसकी वजह से हमें हमारा एग्ज़ाम या गोल अचीव करने के लिए बहुत हेल्प हुई। तो आपने क्या अचीव किया, अपना गोल क्या था आपका, आपने अभी क्या सर्विस में लगे हो? सर, मैं 1 साल से पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और उसमें वो एग्ज़ाम मैंने क्रैक भी कर लिया। हाँ। तो क्या कुछ और लोगों को संदेश देना चाहेंगे, और आप कहाँ रहते हैं वो बताइए? सर, मैं चेंबूर में रहता हूँ, और चेंबूर से यहाँ पे स्टडी एम्पावर लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए आता था। एम्पावर लाइब्रेरी? हाँ। तो एम्पावर लाइब्रेरी की सुविधा क्या क्या है, किस तरीके से सुविधा दी जाती है, या सिर्फ बस वो जिस तरीके से कहा जाता है कि आपने जो एग्ज़ाम क्रैक किया उसी की बुक अवेलेबल रहती है, कि और तमाम बुक अवेलेबल रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। DBM हमें जो भी एग्ज़ाम स्टूडेंट्स क्रैक कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम के लिए मतलब कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल करके दिया जाता है वहाँ पे। शाहिद मंसूर शेख है, मैं माउंट मेरी बैंड्रा वेस्ट में रहता हूँ। DBM मतलब धर्म भारतीय मिशन। DBM का लोग 3 उस पर फोकस करता है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट। और DBM जो मेनली फोकस करता है प्रीवियस सेक्टर, और उसको एम्पावर करके उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। और
वैसे तो लोग डीवीएम से क्यों जुड़े, क्या लगता है आपको, आप क्यों जुड़े उनसे? जॉब मिल सके। I am Sidra Sayyad. I stay in Bandra West. I have enrolled for the CRM course and I'm a student of DBM. In CRM, we learn many new things, mainly about IT, English, soft skills and hospitality banking. It helps us to improve our communication skill. We learn many new things here and it will help us on our workplace as well. It's my pleasure to be a student of DBM. Thank you.